Welcome students. Today we will be discussing the individual preferences under risk and return space, and eventually we will be analyzing the optimal choice bundle for each type of individual. Before moving on to our core topic, we first need to understand the concept of bad goods. बैड गुड्स क्या होते हैं? बैड गुड्स कोई भी ऐसी कमोडिटी, कोई भी ऐसा गुड होता है जिसके कंज्यूम करने से या जिसके प्रेजेंट होने की वजह से जो है आपकी इंडिविजुअल की जो होती है वो हैप्पीनेस लेवल या उसका यूटिलिटी लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. मोर फॉर्मली अगर आप इसको कहते हैं तो अ बैड गुड इज अ गुड हुज कंजप्शन और प्रेजेंस लोअर्स द यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर. नाउ These bad goods could be a byproduct of a process. For example, अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के नतीजे में आपके पास पोल्यूशन जनरेट होती है, विच इज अ बाय प्रोडक्ट. और ये जो पोल्यूशन है ये बैड गुड है. पोल्यूशन तो किसी को पसंद नहीं होती ना. इसी तरह कंजशन है, वर्क है. वर्क क्यों है यहाँ पे? वर्क इसलिए है क्योंकि मोस्टली जो ह्यूमन है हम लोगों को क्या पसंद होता है? हम लोगों को आराम करना ज़्यादा पसंद होता है इन रिलेशन टू वर्क. बट अगेन अब मुझसे ये पूछा जा सकता है कि भाई अगर आप वर्क की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी हों जिनको वर्क काम करना जो होता है वो पसंद होता है. सो इस तरह के जो सवालात होते हैं उनके लिए अगेंस्ट में आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो बैड गुड्स हैं ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है. अगर मैं जो हूँ मैं पीनट से एलर्जिक हूँ, ठीक है, मुझे पीनट से एलर्जी है एंड आई डू नॉट लाइक पीनट्स. पीनट्स खाने के बाद मेरा जो यूटिलिटी लेवल है वो डिक्रीज हो जाया करता है. लेकिन एक और कोई बंदा है जो मेरे साथ है वो जो है उसको पीनट्स बहुत पसंद है और उसका जो यूटिलिटी लेवल है उसको इंक्रीज हो जाता है बाई कंज्यूमिंग पीनट्स. अगर हम दोनों किसी एक रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ पे जो हमें मील सर्व की जा रही है उसके अंदर पीनट्स हों तो मेरे लिए वो जो पीनट्स की प्रेजेंस है उस मील के अंदर वो बैड गुड के तौर पर है. लेकिन मेरे सामने वाला जो मेरा अपोजिट बंदा है उसके लिए वो एज अ गुड ऑपरेट करेगा. तो एट द सेम टाइम जो होगा, एट द सेम टाइम सेम प्लेस और द सेम कमोडिटी जो होगी वो एक इंडिविजुअल के लिए गुड हो सकती है और दूसरे इंडिविजुअल के लिए बैड हो जाती है. इसीलिए इसको सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है. इसको एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट में आप ये नहीं कह सकते कि आप डिक्लेयर कर देंगे ये गुड बैड है तो ये सबके लिए बैड है. It is more of a subjective concept. Now moving on to analysis, हम लोग अपॉर्चुनिटी सेट्स को डिस्कस करके आए थे पोर्टफोलियो के अंदर. हमने डिफरेंट एसेट्स लेके उनके कॉम्बिनेशंस बना के एक अपॉर्चुनिटी सेट बनाया था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो कि रिस्क एंड रिटर्न स्पेस के अंदर था. जब हम प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिस्क होगा वो आपका बैड गुड के तौर पे काम करेगा, जबकि जो आपका रिटर्न है वो आपका गुड के तौर पे काम करेगा. जितने ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है और रिस्क आपको जितना कम मिले उतना आपकी यूटिलिटी का जो डिक्रीज आएगा वो कम आएगा. जितना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा आपकी यूटिलिटी, क्योंकि नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी बैड गुड्स के लिए जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो रिस्क का जितना बढ़ेगा उतनी आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होगी. नाउ इफ यू रिमेंबर कि जब हम कमोडिटी स्पेस में थे तो हमारे पास जो कॉन्टोर्स आए थे, जो इंडिफरेंस कर्व्स हमारे पास आए थे, जब कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस आई थी वो नेगेटिवली स्लोप्ड आई थी. ऐसी क्यों आई थी? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे खड़ी थी और यहाँ से अगर मुझे वाई की कंजप्शन मैंने डिक्रीज कर दी, क्योंकि जो ये दोनों गुड्स थे एक्स गुड, X2 और X1 जो थे, ये दोनों के दोनों जो गुड्स हैं आपके पास, ये आपके पास नॉर्मल गुड्स थे. तो एक ही कंजप्शन को अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो यू विल बी एट अ लोअर यूटिलिटी लेवल. अब अगर आपको मुझे इसी सेम यूटिलिटी लेवल पर लेके आना है, इनडिफरेंट होने का मतलब ही यही होता है ना कि आप इस वाले बंडल में और इस वाले बंडल में इनडिफरेंट है. अगर मुझे इन दोनों के दरमियान में इनडिफरेंट होना था तो मुझे X की क्वांटिटी को इंक्रीज करना था ताकि मैं
सेम इंडिफरेंस कर्व पे वापस पहुंच जाऊं, यूटिलिटी लेवल जो है मेरा अगेन सेम हो जाए। तो एक गुड के यूटिलिटी ऑफ x2 अगर थी, यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ x2 डिक्रीज हुई क्योंकि मैंने उसकी कंजप्शन डिक्रीज की थी, तो इसके अगेंस्ट में मैंने यूटिलिटी ऑफ x1 जो थी वो इंक्रीज कर दी, so as to remain on the same यूटिलिटी लेवल। ये कांस्टेंट जो इसके ऊपर बार है ये आपको कांस्टेंट लेवल शो करेगी। एक कांस्टेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी पर रहने के लिए दिस इज योर यू बार। इस पे रहने के लिए मैंने एक की यूटिलिटी अगर डिक्रीज हुई थी, ये डिक्रीज इन यूटिलिटी था आपका, और ये आपका इंक्रीज इन यूटिलिटी है फॉर x1। एक की यूटिलिटी डिक्रीज करके दूसरे की यूटिलिटी इंक्रीज करी तो मैं वापस सेम यूटिलिटी लेवल पे पहुंच गई थी। तो दिस वाज इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, या जब दोनों एक्सेस पे जो आपके गुड्स थे वो गुड गुड्स थे। नाउ इन द केस ऑफ बैड गुड्स, बैड गुड के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर स्टैंड करती हूँ, मेरे एक्सेस क्या है, y एक्सिस पे मैंने रिटर्न रखा हुआ है विच इज अ गुड गुड, और x एक्सिस के ऊपर मैंने रिस्क रखा हुआ है विच इज अ बैड गुड। अब अगर गिवन दिस रिस्क, ये रिस्क लेवल अगर मेरा चेंज नहीं हो रहा लेकिन मेरा रिटर्न अगर इंक्रीज हो जाए, तो इस पॉइंट के मुकाबले में इस a के ऊपर जो मेरी यूटिलिटी होगी, इसके मुकाबले में जो मेरा ये जो नया पॉइंट आया है इसके ऊपर जो मेरी यूटिलिटी होगी वो हायर होगी, क्योंकि इसकी तो मार्जिन जो गुड गुड होता है उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, जबकि जो रिस्क है उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे रिस्क चेंज नहीं हुआ, रिटर्न चेंज हुआ, इंक्रीज हो गया मेरा रिटर्न, तो मैं एक हायर यूटिलिटी पे पहुंच जाऊंगी। अब अगर मुझे वापस इस इंडिफरेंट होना है, इस वाले लेवल पे वापस आना है यूटिलिटी लेवल के ऊपर, देन आई हैव टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ द बैड गुड, या जो रिस्क होगा मैं रिस्क को बढ़ाऊंगी तो मैं इस इंडिफरेंट ऐसे कॉम्बिनेशन पे पहुंचूंगी जो कि इंडिफरेंट करेगा मुझे इस ए से। सो इफ दिस इज द पॉइंट, अगर ये वो पॉइंट आएगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें मैंने रिस्क को इंक्रीज कर दिया। रिस्क के इंक्रीज करने की वजह से मेरा जो यूटिलिटी यहाँ पे गेन हुई थी वो डैमिनिश होना शुरू हो जाएगी, और मैं एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं इस वाले पॉइंट के ए के जो है इनडिफरेंट हो जाऊंगी। सो इन द केस ऑफ वन बैड एंड वन गुड गुड ऑन द एक्सेस, जहाँ पे मैंने एक एक्सेस पे गुड गुड रखा हुआ और दूसरे एक्सेस के ऊपर अगर मैंने बैड गुड रखा हुआ, तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व्स बनते हैं वो पॉजिटिवली स्लोप बनते हैं। दीज विल बी द इंडिफरेंस कर्व्स फॉर वन गुड एंड वन बैड गुड। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, हमें पता है कि हमारे पास तीन तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, रिस्क अवर्सिव, रिस्क सीकिंग और रिस्क न्यूट्रल। तीनों के केसेस में आपके जो प्रेफरेंसेस होंगे, ये जो हमने कर्व ड्रॉ किया है यहाँ पे वन गुड और वन बैड के केस के अंदर, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे जैसे जैसे इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस जो है वो या एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क जो है वो चेंज हो रहा है। सबसे पहले रिस्क अवर्सिव की बात कर लेते हैं। जब आप रिस्क अवर्सिव इंडिविजुअल की बात करते हैं तो देखें, जब आप रिस्क अवर्सिव इंडिविजुअल के लिए डिस्कस करते हैं तो इस पॉइंट से अगर वो इस पॉइंट पे जा रहा है, ये एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क लेने के लिए उसे ये कंपनसेशन रिक्वायर्ड है पहले यूनिट के लिए, जबकि जब दूसरा यूनिट वो रिस्क का ले रहा है, यहां से यहां मूव कर रहा है, तो जो कंपनसेशन उसको रिक्वायर्ड है वो उसको ज्यादा एज कंपेयर टू दिस कंपनसेशन, ये वाली जो कंपनसेशन उसको रिक्वायर्ड है ये ज्यादा है। तो पहली चीज तो यहाँ पे कंक्लूड किया हुई कि फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क इंडिविजुअल को इंक्रीजिंग कंपनसेशन चाहिए हर एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क के लिए, और अगर ये इंडिविजुअल जो है वो रिस्क अवर्सिव है तो इसका जो ये इंक्रीज आएगा ये ज्यादा आएगा। इस देखिए ये इंक्रीज इतना था और उसके बाद ये इंक्रीज इससे डबल से भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। इसी वजह से जो इनके इंडिविजुअल्स के जो कर्व्स बनते हैं वो स्टीपर बनते हैं,
शेप वही है लेकिन स्टीपर है, इसकी स्लोप जो होगी वो चेंज स्लोप जो है इसके अंदर वो आपको ज़्यादा होगी। अगर इसका मैप होगा तो ये इसका मैप बनेगा और ऑब्वियसली इसका ऑर्डर किस तरह चलेगा कि जैसे जैसे आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से अपवर्ड मूव करेंगे तो आप एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव करते जाएंगे, क्योंकि गिवन रिस्क जो था आपका अगर रिटर्न बढ़ता चला जाए तो आप एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव करते जाएंगे, जबकि गिवन रिटर्न, लेट मी शो यू, अगर आपके पास ये गिवन रिटर्न मैं ले लूँ इसके हिसाब से अगर आप ऐसे मूव करते जाएं तो यू विल बी मूविंग ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है जी, इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे, क्योंकि आपका गुड जो है वो तो आपने कांस्टेंट रखा हुआ है और बैड गुड की कंजप्शन को आप बढ़ा रहे हैं, तो यू विल बी मूविंग ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। जबकि जब आप ऐसे मूव कर रहे थे कि रिस्क को कांस्टेंट रख के और ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो आपके पास, क्योंकि आपने बैड गुड को कांस्टेंट रखा हुआ होगा और गुड को बढ़ा रहे होंगे, तो आपकी यूटिलिटी लेवल इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा जी, मूविंग फर्दर, जब आपके पास रिस्क सीकिंग इंडिविजुअल होगा, इसका जो इंडिफरेंस कर्व है ये बिल्कुल आपके रिस्क अवर्सिव इंडिविजुअल की तरह का ही है। फर्क क्या है इसके अंदर कि ये मोर फ्लैटर है, ये ज्यादा क्या है, फ्लैटर कर्व है। फ्लैटर कर्व क्या शो कर रहा होता है, फ्लैटर कर्व ये शो कर रहा होता है कि आपके जो इस इंडिविजुअल को सेम इंक्रीज इन रिस्क के लिए जो कंपनसेशन रिक्वायर्ड है वो रिस्क अवर्सिव के मुकाबले में कम होगी। रिलेटिव टर्म्स के अंदर इसको कम कंपनसेशन रिक्वायर्ड है टू बेयर दिस एडिशनल यूनिट ऑफ रिस्क। जब ये सेकंड लेवल ऑफ रिस्क पे जाएगा तो यहाँ पे भी आएगा इंक्रीजिंग ही, इसका जो कंपनसेशन का कर्व है वो इंक्रीजिंग ही हो रहा है। एडिशनल यूनिट के ऊपर इसको पहले वाले यूनिट के मुकाबले में ज़्यादा कंपनसेशन चाहिए, लेकिन ये जो इंक्रीज है ये बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको रिस्क अवर्सिव को इस यूनिट से इस यूनिट एक एडिशनल यूनिट को अगर उसको मूव करना था ए टू बी, अगर उसे मूव करना था तो इतने रिस्क के लिए जो उसको कंपनसेशन रिक्वायर्ड थी, अगर मैं कह दूं कि वो 10 थी, तो अगले के लिए जो उसका अगले यूनिट के लिए कंपनसेशन रिक्वायर्ड होगी वो मे बी 25 हो। जबकि अगर आपके पास रिस्क सीकिंग इंडिविजुअल होगा तो इस रिस्क सीकिंग इंडिविजुअल को इनिशियली भी जो पहला इसने यूनिट लिया था रिस्क का, उसके अंदर हो सकता है इसको 3 रुपीज़ की या $3 की कंपनसेशन रिक्वायर्ड थी, और जो अगला उसने लिया उसके अंदर उसको 5.5 रिक्वायर्ड हो जाए। तो इसका जो इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज तो आएगा लेकिन लोअर रेट के साथ आएगा। इसका भी इंडिफरेंस मैप उसी तरीके से बनेगा और सेम अपवर्ड आप जब जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो आपकी हायर यूटिलिटी को शो करेगा। नाउ टू हैव अ कंपैरिजन ऑफ दीज टूज विद द रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे जो रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल है उसको हर एडिशनल यूनिट के लिए ऑफ रिस्क को इंक्रीज जैसे से हो रहा है, उसको जो कंपनसेशन चाहिए वो सेम अमाउंट से चाहिए। इधर इंक्रीजिंग कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल के लिए आपको एक कांस्टेंट इंक्रीज चाहिए खाली, जबकि इन दोनों केसेस के अंदर रिस्क अवर्सिव और रिस्क सीकिंग के अंदर आपको जो कंपनसेशन रिक्वायर्ड थी वो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। जो कंपनसेशन थी इंक्रीजिंग थी, लेकिन रिस्क अवर्सिव की जो इंक्रीजिंग रेट था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू रिस्क सीकिंग। नाउ having discussed all these preferences, now we can move to the optimal portfolio choice. अब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास पोर्टफोलियो का अपॉर्चुनिटी कर्व कैसा आया था, विच वी हैव ऑलरेडी ड्राइव्ड, और प्रेफरेंसेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है इंडिविजुअल की कि कौन सा पोर्टफोलियो बंडल, आपने अगर मल्टीपल एसेट्स को लेकर कोई पोर्टफोलियो बनाए, कॉम्बिनेशंस बनाए, आपके पास 8-10 कॉम्बिनेशंस हैं उन 2 एसेट्स को लेकर, प्रोपोर्शंस चेंज कर करके आपने अगर कॉम्बिनेशंस बना लिए हैं, तो उसमें से कौन सा जो कॉम्बिनेशन होगा वो इंडिविजुअल चूज करेगा
ये आपका पोर्टफोलियो ऑप्टिमल चॉइस कहलाएगा। होगा क्या इसके अंदर, सिंपली आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं उसको आपकी अफोर्डेबिलिटी से मैच होना है। दैट इज कि आपका जो स्लोप होगा इंडिफरेंस कर्व का, जो आपके प्रेफरेंसेस से पीछे अभी उनका जो स्लोप है दैट शुड बी टेंजेंट टू द स्लोप ऑफ द अपॉर्चुनिटी कर्व. Now if to recall the opportunity curve, I have reproduced the curve here. ये आपका अपॉर्चुनिटी कर्व था बिटवीन टू एसेट्स, टू रिस्की एसेट्स का दरमियान में था ये, एसेट 1 एंड एसेट 2. इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए थे हमने और उन कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये जो बुलेट्स आपको नजर आ रहे हैं ये वो पॉइंट्स हैं जो इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको शो कर रहे थे. इस जो डिवाइडिंग लाइन है ये वाली, इससे ऊपर वाले पोर्शन को हम लोगों ने कहा है एफिशिएंट फ्रंटियर, पोर्टफोलियो फ्रंटियर, और जिससे नीचे के कॉम्बिनेशंस हैं उनको हमने कहा है इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो फ्रंटियर. ऐसा हमने क्यों किया था? क्योंकि हमने कहा था कि गिवन रिस्क, अगर आपका रिस्क जो है, अगर आपका रिस्क जो है वो सेम है, इस रिस्क लेवल के ऊपर आपको एक रिटर्न ये अवेलेबल था और इसी रिस्क लेवल के ऊपर जो आपको दूसरा रिटर्न अवेलेबल है वो आपको ये अवेलेबल है. इस लेवल ऑफ रिस्क के साथ आपके पास दो रिटर्न अटैच्ड हैं. तो एज अ बीइंग अ रैशनल इंडिविजुअल व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी सेलेक्टिंग द हायर लेवल ऑफ रिटर्न. तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका इनएफिशिएंट हो जाएगा ना. ये कॉम्बिनेशन जो है आपका पोर्टफोलियो का, ये आपका इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्योंकि इसी सेम रिस्क के ऊपर आपको एक हायर रिटर्न जो था, ऐसा कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, ऐसा पोर्टफोलियो का बंडल अवेलेबल है जो कि आपको एक हायर रिटर्न दे देगा पोर्टफोलियो पर. दिस इज द रीजन कि ये सारे पॉइंट्स जो कि पॉइंट्स के नीचे हैं जिनके डबल आपके पास रिटर्न्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो नीचे इनएफिशिएंट हो जाएंगे और जो ऊपर वाला आपका रेंज बचेगी खाली वो आपकी एफिशिएंट पोर्टफोलियो फ्रंटियर बचेगा. जो आपका इंडिविजुअल का ऑप्टिमल चॉइस आएगी वो इसी रेंज के अंदर आएगी, वो नीचे जो है वो आपकी लाई नहीं कर सकती. अदरवाइज द इंडिविजुअल विल नॉट बी अ रैशनल इंडिविजुअल. Now let's overlap the indifference map of individuals on this opportunity curve. क्योंकि दोनों एक्सेस आपके सेम थे, दोनों कर्व्स जो थे हमने रिस्क और रिटर्न की स्पेस के अंदर बनाए हुए थे, सो वी कैन ओवरलैप दीज टू कर्व्स ऑनटू वन अनदर. यहां पर अगर आप देखें तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व 3 है, जो थर्ड इंडिफरेंस कर्व है रिस्क अवर्सिव इंडिविजुअल के लिए, वो आपका टेंजेंट हो रहा है इस कर्व के साथ. जो आपका अपॉर्चुनिटी कर्व है उससे ये टेंजेंट हो रहा है. ये वो पॉइंट है जो इसका ऑप्टिमल चॉइस बंडल या ऑप्टिमल चॉइस कहलाएगा. दिस इज द ऑप्टिमल चॉइस फॉर दिस इंडिविजुअल. इससे पहले इन पॉइंट्स के ऊपर वो क्यों नहीं, इन ये वाले पोर्टफोलियो के जो कॉम्बिनेशंस हैं ये भी उसके पास अवेलेबल है और अफोर्डेबल भी हैं, लेकिन वो इनको क्यों नहीं चूज करेगा? क्योंकि ये जो है एक लोअर यूटिलिटी लेवल के साथ अटैच्ड है. सो ही विल बी, अगर वो कॉम्बिनेशन को चेंज करके एक हायर यूटिलिटी पे जा सकता है तो व्हाई वुड ही वुड बी चूजिंग दीज टू वन बंडल्स. और नीचे वाले जो बंडल्स हैं वो तो है ही इनएफिशिएंट रेंज के अंदर, वो उस पर तो वो वैसे ही नहीं जा सकता. So this will be the optimal choice bundle for this risk aversive individual. The same can be done for the risk seeking individual. Risk seeking individual का क्योंकि एक फ्लैटर कर्व था, इंडिफरेंस कर्व जो उसके कंटोर्स थे वो फ्लैटर थे, तो वो एक हायर रिटर्न और एक हायर रिस्क के ऊपर टेंजेंसी या उसका जो ऑप्टिमल चॉइस आएगी वो एक हायर रिटर्न और एक हायर रिस्क के ऊपर आएगी. कंपैरेटिवली अगर हम इन दोनों को मैच करना चाहें तो अगर ये सेम इंडिफरेंस सेम अपॉर्चुनिटीज थी, बाकी सारी चीज़ें सेम थी, सिर्फ प्रेफरेंसेस का डिफरेंस था इन दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर, तो
जो रिस्क सीकिंग इंडिविजुअल होगा वो देखें एक हायर रिस्क के ऊपर उसका ऑप्टिमल चॉइस बंडल आया है विद अ हायर रिटर्न एज वेल, जबकि जो आपका रिस्क अवर्सिव इंडिविजुअल था उसका जो ऑप्टिमल चॉइस बंडल आएगा वो एक लोअर रिस्क लेवल के ऊपर आएगा और एक लोअर रिटर्न के पास। ऑब्वियसली द हायर द रिस्क द ग्रेटर द रिटर्न, तो जितना रिस्क जो बंदा उठाएगा उसको रिटर्न उतना ज़्यादा मिलता है। रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल के लिए भी एनालिसिस सेम रहेगा। यहाँ पे जिस भी पॉइंट के ऊपर आपका जो रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल्स का जो इंडिफरेंस कर्व्स होंगे वो टेंजेंट हो जाएंगे, इस अपॉर्चुनिटी कर्व के साथ वो उसका ऑप्टिमल पॉइंट आएगा। यहाँ पे उसको क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट रिक्वायर्ड था फॉर एडिशनल रिस्क के लिए, अब इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगी लेकिन चेंज हो सकती है। दिस कर्व कुड बी स्टीपर और फ्लैटर एज वेल, लेकिन रहेगा कांस्टेंट। इसके अंदर मेन पॉइंट क्या था कि जो न्यूट्रल होता है उसके अंदर इंक्रीजिंग कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सेम कंपनसेशन जो होगी वो उसको रिक्वायर्ड होती है। फाइनली नाउ एज इट इज बिन लॉन्ग के आपको कोई असाइनमेंट नहीं दिया गया, सो दिस इज योर असाइनमेंट विच विल बी ड्यू इन 1 वीक। इस असाइनमेंट का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको अमाउंट दिया गया है। फॉर एग्जांपल यू हैव एन इनकम ऑफ 300, आपके पास 300 रुपीज़ हैं जो कि आपने इन्वेस्ट करना है एक पोर्टफोलियो के अंदर, और वो पोर्टफोलियो जो है वो 2 एसेट्स पे बेस्ड होना चाहिए। एसेट 1 का जो रिटर्न था वो 10% है, एसेट 2 का जो रिटर्न है वो 20% है। जो आप इसके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, जो पोर्टफोलियो के कॉम्बिनेशंस आप बनाएंगे उसके ऊपर जो रिस्क होगा वो हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि वो 0 है। किसी भी तरह का कोई पोर्टफोलियो के ऊपर रिस्क एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे 2 केसेस हैं। पहली चीज़ क्या है कि दोनों की प्राइसेस सेम है, दोनों एसेट्स जो हैं वो 100 रुपीज़ के थे, और दूसरी चॉइस क्या है आपके पास, क्या है आपका जो एसेट 1 है वो 100 रुपीज़ का और एसेट 2 जो है वो आपका 200 रुपीज़ का है। गिवन दिस डाटा, अगर आपके पास ये डाटा है तो आपने करना क्या है, आपने रिस्क एंड रिटर्न स्पेस के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी कर्व ड्रॉ करके देना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल हमने डिस्कस किए हैं, आपने बताना है कि इस अपॉर्चुनिटी सेट के अंदर इनका ऑप्टिमल चॉइस बंडल किधर होगा, कौन सा पॉइंट होगा जहां पे इन इंडिविजुअल्स का ऑप्टिमल चॉइस बंडल होगा, वेदर इट बी डिफरेंट फॉर ऑल दीज और विल इट बी द सेम। थर्ड आपने क्या करना है कि क्योंकि मैंने आपको ए और बी के अंदर प्राइसेस चेंज कर दिए हैं, तो आपकी जो रिटर्न होगा, जो पोर्टफोलियो के ऊपर रिटर्न कैलकुलेट होगा वो डिफरेंट हो सकता है। आपने मुझे उसकी कैलकुलेशंस देनी है। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी सेट ही बना के देना है, लेकिन अब यहाँ पे जो 2 एसेट्स हैं उनमें से एक एसेट जो होगा वो सर्टन रिटर्न्स के साथ है, जैसे कि बॉन्ड्स होते हैं आपके, और जो दूसरा एसेट है वो रिस्की एसेट है। अगर आप ऐसे 2 एसेट्स के दरमियान में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पोर्टफोलियो के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो उसका जो अपॉर्चुनिटी कर्व होगा वो किस तरह का होगा, और क्या उसके अंदर इनएफिशिएंट रेंज होगी या नहीं होगी, ये आपने कंक्लूड करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और ग्राफ प्लॉट करके देने हैं। इस असाइनमेंट के लिए आपके पास 1 वीक है, 1 वीक के बाद ये असाइनमेंट ड्यू हो जाएगा, एंड यू हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट इन योर गूगल क्लासरूम। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच।